नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आदर्श कुमार सर, जो कि फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि फॉरेंसिक साइंस में क्या-क्या करियर अपॉर्च्युनिटी हैं? देखिए, अगर हम फोरेंसिक साइंस की बात करें, तो जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है लैब के इन्वेस्टिगेशंस की। हुँ, तो हर स्टेट में एक मिनिमम फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है। इंडिया में बहुत सारी सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज़ भी धीरे-धीरे आ चुकी हैं। तो उन लैबोरेटरीज़ में जो डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, जैसे मान लीजिए बैलिस्टिक है, टॉक्सिकोलॉजी है, सीरोलॉजी, बायोलॉजी है, फिंगरप्रिंट्स है, हैंड राइटिंग है, डीएनए है। तो इन सारी लैब्स में जो काम करने वाले होते हैं साइंटिस्ट, तो वो वहाँ से स्टार्ट होता है और ये बुरे पहले आदमी बीएससी फोरेंसिक साइंस करेगा, फिर एमएससी करेगा, ठीक है? उसके बाद में फिर और एक्सपर्टीज़ हासिल करेगा, पीएचडी करेगा। तो इन सब लोगों का एक मेजर जिसे कहते हैं जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं लैबोरेटरी वाली फील्ड में। अभी क्या हुआ है हमारे अभी हमारा लीगल सिस्टम बदला है। अभी आपने देख सुना होगा कि 1 जुलाई 2024 से हमने पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। पहले जो हमारी आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट था, अब ये हो गया है भारतीय न्याय संहिता, संहिता ना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राइट? और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। अब जो ये आ गया है तो इसके अंदर एक हमारा बहुत मेजर चेंज जो हुआ है, उसके अंदर ये गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है, जो लॉ में पोजीशन है, कि जितने भी ऐसे क्राइम जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्राविधान है, हुँ, उसके अंदर फोरेंसिक साइंटिस्ट क्राइम सीन विजिट करेगा पुलिस के साथ में और वो सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेगा, उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करेगा सो दैट हमारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अच्छा हो सके। तो इस कदम से आप समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक की बात कर लें शुरू में, बाद में तो कहा तो यही गया है कि हर पुलिस स्टेशन में एक फोरेंसिक साइंटिस्ट अटैच होगा। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि इंडिया में कितने पुलिस स्टेशंस होंगे, हर एक में ज़रूरत होगी। तो आने वाले कम से कम 10-20 साल तक फोरेंसिक साइंटिस्ट के जॉब की कमी नहीं रहेगी इंडिया में। क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये साइंटिफिक एविडेंसेस अभी हमने देखा है कि जो पुलिस का है, अभी जो करंट स्टेटस है फंक्शनिंग का, तो बहुत ज़्यादा उनको साइंटिफिक एविडेंस का बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं नहीं होता है, है। बिल्कुल। हाँ, वो मतलब मुश्किल से आप बड़े शहरों में या उसमें चलो 5-10% कह सकते हो कि भाई थोड़ा-थोड़ा नॉलेज हुँ, है। बट अगर हम पूरे इंडिया, पूरे भारतवर्ष की बात करें, तो 80, 85, 90% है कि उनको क्राइम इन्वेस्टिगेशन का साइंटिफिक मैनर कैसे होना चाहिए, अभी भी आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे जो ये चीज़ है कि फोरेंसिक साइंटिस्ट जाएगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा साइंटिफिक मैनर में, वो बहुत बड़ा जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन को भी हेल्प होगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू, फ्यूचर एवेन्यू, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ फोरेंसिक के बच्चों के लिए आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मतलब प्रोविज़न डाला है। तो ये बहुत ही कहना चाहिए कि एक ऐसा स्टेप है जिसमें कि हमारा सिस्टम भी इम्प्रूव होगा और हमारी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ फोरेंसिक साइंस के बच्चों के लिए बहुत आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आने हैं। आपने बीच में बात कहा कि वो फिंगरप्रिंट हुँ, फिंगरप्रिंट से याद आया कि हम मूवी में देखते हैं क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि 90% लोग अभी नहीं जानते कि फॉरेंसिक साइंस में कैसे प्रशासन की मदद की जा सकती है। तो बहुत से लोग जानते नहीं फिर जो जो मूवी में देखते हैं, वही फॉरेंसिक साइंस का मतलब समझ लेते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस में सिर्फ यही कहते हैं कि लैब में भेज दो। आज तो सीआईडी बहुत पॉपुलर चला उसमें फॉरेंसिक वो उनका सीन भी आता है। हुँ। तो फिंगरप्रिंट से क्या फिंगरप्रिंट लेके जो सैंपल मिला हमें माइक में, गन में, किसी भी चीज़ में, तो क्या उससे अटैच करके वो फिंगरप्रिंट किसी कंप्यूटर सिस्टम पे अटैच करके, क्या उसका आधार कार्ड या उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है उस व्यक्ति की, बिना उसके सैंपल लिए हुए? बिल्कुल, ये जो है एक वे बहुत बड़ा इश्यू है, तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो आधार कार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंट्रोड्यूस किया है, ये एक सिविल आइडेंटिटी पर्पज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया है,
कि हर आदमी की अपनी एक पहचान, जैसे पासपोर्ट वगैरह तो पहले से ही था, हुँ, जो लोग बाहर जाते थे उन लोग के, तो बहुत लोगों के पास कोई वोटर कार्ड या बहुत लोगों के पास कुछ ऐसा एक आइडेंटिफ़िकेशन गवर्नमेंट का, सरकार की तरफ से सरकारी पहचान पत्र नहीं था। तो इसके लिए आधार कार्ड की जेनेसिस हुई। आधार कार्ड में धीरे-धीरे, आधार कार्ड में भी क्या होता है कि हम दसों फिंगर का उसके अंदर फिंगरप्रिंट स्टोर करते हैं, बिल्कुल। राइट? और उसके बाद में आँखों का लेते हैं, हुँ, आइरिस का। तो ये उसकी आइडेंटिटी को प्रूव करता है और उसके बेसिक पर्टिकुलर ले लेते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इसको यूज़ कर सकते कैसे? हैं कि हाँ, नहीं, तो उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि नहीं, आधार कार्ड के डेटा को क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, बहुत सारे कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज़ हैं। तो क्रिमिनल मैटर और सिविल मैटर दोनों में डिफरेंस है। गवर्नमेंट का पर्पज़ ये था कि भई किसी को, हमको बहुत सारी योजनाएँ हैं सरकार की, सोशल वेलफेयर वाली, हुँ, समाज हुँ, कल्याण हुँ, की, राइट? अब जैसे मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो हमने भी, जैसे गवर्नमेंट ने आयुष्मान योजना शुरू किया। तो आयुष्मान योजना के लिए कैसे करोगे कि आप, कि सही व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं? तो फिर आधार कार्ड से उस आयुष्मान कार्ड को लिंक लिंक करके, किया गया। तो ये सब सोशल वेलफेयर वाली स्कीम्स हैं। इसके लिए आधार कार्ड की इम्पोर्टेंस है, राइट? आप बैंक में खाता खुलाने जाते हो, आपको आइडेंटिटी चाहिए, पहले नहीं होता था कुछ भी, बहुत सारे फ्रॉड होते थे। हुँ, तो अब हुँ, उसके बाद में अब आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया कि हाँ, उसके बिना आपका खाता नहीं खुलेगा, तो आपकी एक आइडेंटिटी आ गई। क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए ये अभी तक इंडिया में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर बाद में हमने 2022 में इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 2022 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनकॉर्पोरेट किया है, कि जिसके अंदर इन्हीं सब इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन है कि कब हम किसका सैंपल, कब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, जैसे उसमें बात ये आई थी कि भई डीएनए के लिए हम उसका सैंपल हुँ, ले लेते हैं, बाद में डीएनए के लिए हम मैच करके उसको कर लें। तो उसके लिए अब धीरे-धीरे उसमें प्रोविज़न दिया है कि अगर कोई एक्यूज़्ड है, कन्विक्टेड पर्सन है जो कि ऑलरेडी जेल में बंद है, राइट? जेल जेल हो चुका है, एक क्राइम में उसको पनिशमेंट मिल चुकी है। उसका डेटाबेस हम ले सकते हैं, उसका डीएनए कलेक्ट कर सकते हैं और वो डीएनए डेटा बैंक बनाने का प्राविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि हम एक डेटा बैंक बनाएँगे, ताकि अगर बाद में कोई ऑफ़ेंस होता है, रिपीट ऑफ़ेंडर होता है, तो उसमें फिर उसकी डीएनए मैच करके, या पुराना भी कभी कुछ हुआ हो, उसने क्राइम किया हो, हुँ, तो हुँ। सस्पिशन मिलता है अगर और कोई लिंकिंग एविडेंस मिलता है, तो हम उस डीएनए डेटाबेस से उसको मैच करके वो पुराने केसेस भी उससे सॉल्व कर सकें। इसके लिए वो आइडेंटिफिकेशन एक्ट आया है। तो जहाँ तक क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बात है, आधार कार्ड नहीं यूज़ हो सकता है क्रिमिनल पर्पज़ के लिए, आने क्रिमिनल। वाले समय में कुछ कहा जा सकता है कि नहीं इस पे? आने वाले समय में भी इसकी संभावना बहुत कम है, इसीलिए हमने एक्ट को रिवाइज़ किया है। अच्छा। बल्कि अब और आने वाले समय में, जैसे भी बहुत सारी चीज़ों में बोल बोल रहे थे कि नहीं, आधार मैंडेटरी है, उसको यहाँ से लिंक करो, वहाँ से लिंक करो। अभी आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते ही गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है कि नहीं, आधार हर जगह मैंडेटरी नहीं है, हुँ, क्योंकि हुँ, इसमें आपकी सारी डेटा, सारी प्राइवेसी पब्लिक फोरम पे पब्लिक हो। चली जाती है। तो कोई भी उसको मिसयूज़ कर सकता है। तो उस मिसयूज़ को कंट्रोल करने के लिए ये प्राविधान लाया गया है, इस एक्ट को लाया गया है कि ये केवल सिविल पर्पसेस के लिए है, क्रिमिनल पर्पस के लिए ये हुँ, अभी नहीं नहीं यूज़ है। किया जा सकता है। जब एक बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है और किन-किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है ताकि उसकी पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है, वो एकदम सही-सही आए? देखिए, ये बहुत बड़ा फ़ील्ड है, आपने बोला, हुँ, हुँ। तो पोस्टमार्टम, ये तो पूरा जिसे कहते हैं कि इट्स अ ह्यूज एक्सरसाइज़। लेकिन जब भी कोई डेड बॉडी मिलती है, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ जो उठते हैं हुँ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहला तो ये होता है कि मरने वाला था कौन? वहीं से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। हुँ, तो फिर पुलिस अपने प्रोसेस करती है, उसकी, मान लीजिए उसके कपड़ों से कोई आइडेंटिटी कार्ड मिल गया, कुछ और मार्क मिल रहा है जिससे कोई क्लू मिले। आस-पास में कौन-कौन लोग मौजूद हैं जहाँ पे बॉडी मिली है, कोई उसका जानने वाला, उसको पहचानने वाला बता सकता है कि भाई मैं जानता हूँ ये मरने वाला ये था। तो इस तरह से प्रोसेस करती है।
अगर वो आइडेंटिफ़ाई हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर वो नहीं आइडेंटिफ़ाई होता है तो उस बॉडी को ला करके मॉर्चरी में रख देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट होती हैं। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो है कि आइडेंटिफ़िकेशन, ये पुलिस का काम है और इसके लिए फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि ठीक है, वहाँ उन्होंने प्रयास कर लिए, नहीं मिल रहा है। अब वो क्या करती है, आपने देखा होगा कि अगले दिन अखबार में इश्तिहार निकलता है, हुँ। ये मिसिंग रिपोर्ट अननोन पर्सन। फिर वो बताएगी कि भई मरना ये हुलिया, रंग गेहुआ, 5 फुट 6 इंच हाइट, काले बाल, इस तरह के कपड़े सफ़ेद कलर पहने के हुए, कपड़े पहने हुए सफ़ेद हैं। कलर के ये पैंट है ये, या और अगर मान लो कोई टैटू है, हुँ, कुछ है, हुँ। स्पेसिफिक है, इस तरह का डिस्क्रिप्शन निकालता है और फिर वो डिस्क्रिप्शन सारे थानों में सर्कुलेट होता है। तो अगर कोई बाय चांस मिसिंग रिपोर्ट है, तो उससे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि क्या पता अगर कुछ है, तो लोग आएँ और उससे कुछ लिंकिंग एविडेंस मिल सके आइडेंटिफिकेशन। जैसे पोस्टमार्टम बॉडी पहुँची पोस्टमार्टम ऑफिस में, हाँ। वहाँ क्या-क्या हाँ, होता मैं है? वही बता रहा हूँ, उसी पे जी। आ रहा हूँ। तो जब ये भी फ़ेल हो जाता है, फिर आता है नंबर पोस्टमार्टम का। तो पोस्टमार्टम का अगर ये सारे मेथड फ़ेल हो गए, फिर पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर का पहला काम ये होता है, अगर बॉडी अभी तक आइडेंटिफ़ाइड नहीं है, तो उस आइडेंटिफ़िकेशन से रिलेटेड और क्या हेल्प हम पुलिस को कर सकते हैं, क्या-क्या एग्ज़ामिनेशन के दौरान चीज़ें ऐसी उसकी बॉडी पे कोई ख़ास चीज़ें हैं, या बाद में अगर हम उसको का ब्लड भी निकालना है, डीएनए के मैचिंग करना है, मान लीजिए बाद में कोई आता है, तो उस सूरत में भी पोस्टमार्टम के दौरान ही निकलता है। ये होता है पहला एम ऑटोप्सी करने का या पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन का। दूसरा होता है बताना कि टाइम सिंस डेथ, यानी कि इस व्यक्ति को मरे हुए कितना समय लगभग बीत चुका होगा, जब उसने एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट किया, जब बॉडी को देखा। तो अगर हॉस्पिटल में डेथ हो रही है, तो वहाँ तो मरने का तारीख और समय पता है, हॉस्पिटलाइज़्ड है, वहाँ पे सर्टिफ़ाइड डेथ है। हुँ, तो हुँ। जो डॉक्टर सर्टिफ़ाई कर रहा है, इसके इतने बज के इतने मिनट पे इसकी मृत्यु हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे नहीं पता है, डेड बॉडी मिली है, कब कब उसकी डेथ हुई है, ये इश्यू है। फिर हम उसको, जो शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं मरने के बाद में, उनको उन बदलाव को देखते हुए, एग्ज़ामिन करते हुए जो एविडेंसेस हैं, वो उनको धीरे-धीरे एनालाइज़ करते हुए नैरो डाउन करते हैं कि हाँ भई, इसको मरे हुए लगभग 6 से 12 घंटे बीत गया होगा, या 24 घंटे बीत गया होगा, या 2 दिन हो गया होगा, 5 दिन हो गया होगा, 1 हफ्ते, 15 दिन, ऐसे-ऐसे करके उसको जैसे-जैसे बॉडी में चेंजेज़ होते हैं, हुँ। उनको देख कर के करते हैं। ये दूसरा इम्पोर्टेंट एम है। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है ऑटोप्सी का या पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन करने का, वो होता है कॉज़ ऑफ डेथ। ये मरा कैसे? मरने का कारण क्या कारण था? मरने का कारण क्या हार्ट अटैक था? या मरने का कारण क्या इसको गोली मारी गई उससे था? या मरने का कारण इसको चाकू मार दिया गया उससे था? या मरने का कारण कोई कुछ ज़हर खिला खा दिया गया गया। है, खिला दिया है, खा गया है, वो बात की बात है, लेकिन मरने का कारण ज़हर की वजह से इसको मृत्यु हुई है। ये सारी चीज़ें फिर पोस्टमार्टम करके और फिर इसके अंदर जब ये करते हैं, तो केस टू केस वैरी करता है। तब हमको सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है बहुत बारी, कि फोरेंसिक साइंटिस्ट का, डिफरेंट-डिफरेंट ब्रांचेस का, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, उनकी ज़रूरत पड़ती है कि हाँ, पॉइज़निंग का केस है तो टॉक्सिकोलॉजी वाले की हेल्प पड़ेगी कि भाई इसके अंदर हमने ये निकाल करके इसका ब्लड दे दिया, इसका ये विसरा निकाल करके दे दिया। अब तुम इसको अपने इंस्ट्रूमेंट से, लैब से एग्ज़ामिन करके बताओ, हमको इसमें शक हो रहा है कि इसके अंदर ना अल्कोहल की मात्रा है। तो अब वो अल्कोहल निकालेगा, उसके अंदर एनालाइज़ करेगा। ब्लड और बॉडी पार्ट दोनों ही जाते दोनों होंगे? जाते हैं, यस, बॉडी पार्ट्स जी, बहुत सारे जाते हैं, प्लीज़। स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, किडनी, हुँ। इनके बॉडी पार्ट जाते हैं, ब्लड जाता है, यूरिन जाता है। तो ये ज़्यादातर यही होता है। फिर केस टू केस रेयर केसेज़ में और भी चीज़ें हो सकती हैं। कोई ब्रेन के ऊपर पॉइज़न अगर ऐड करता है, तो ब्रेन भी भेजते हैं। हुँ, हुँ। अगर कोई साँस लेने की वजह से मान लीजिए कोई वैसा पॉइज़न है, तो लंग्स भी भेजते हैं। बट ज़्यादातर यही विसरा भेजा जाता है पॉइज़निंग की जाँच के लिए। तो तीसरा, फिर वो जाँच की रिपोर्ट वापस आती है पुलिस के माध्यम से डॉक्टर के पास, और वो जो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया हुआ होता है, वो सारे एविडेंसेस को फिर से एनालाइज़ करता है कि भई ऐसे-ऐसे मिली, ऐसे-ऐसे इसके अंदर जब हमने एग्ज़ामिन किया, तो अंदर शरीर में ये सब बदलाव थे, और अब ये एफएसएल की जो रिपोर्ट आ गई है, उसके अंतर्गत ये निकला है। अब उसके बाद फाइनल कॉज़ ऑफ डेथ जो है, वो उनको सबको एनालाइज़ एफएसएल करते हो।
रिपोर्ट क्या होती है सर? फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, अच्छा, तो एफएसएल रिपोर्ट उसको बोलते हैं। जी, तो उसकी बेस पे फिर कॉज़ ऑफ डेथ देता है। चौथा इम्पोर्टेंट एम जो होता है, वो होता है मैनर ऑफ डेथ बताना। वो मैनर ऑफ डेथ इज़ अ यू कैन से होलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। जैसे कि मैनर ऑफ डेथ बोलते हैं कि इसने सुसाइड कर लिया है, या मर्डर है, या एक्सीडेंट है, राइट? या ये नेचुरल डेथ है। तो इसको बोलते हैं मैनर ऑफ डेथ। ये कॉज़ ऑफ डेथ नहीं होता है। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको लगता है नहीं सुसाइड इसके मरने का कारण है, नहीं। सुसाइड मरने का कारण नहीं है। सुसाइड जो है मैनर ऑफ डेथ है। मरने का कारण हो सकता है उसने फांसी लगाई हो, तो मरने का कारण हैंगिंग है। उसने जहर खा के मरने की कोशिश की है, तो मरने का कारण उसका पॉइज़निंग है, राइट? मरने का कारण कॉज़ ऑफ डेथ है। जो ये जो होती है एक्सीडेंट, सुसाइड, या किसी दूसरे व्यक्ति ने मार दिया, मर्डर, होमिसाइड बोलते हैं इसको, ये जो है मैनर ऑफ डेथ होता है। तो इसमें बहुत सारी जो है इन्वेस्टिगेशन में अगेन डॉक्टर अपने विचार व्यक्त करता है कि हाँ, इस तरह से है तो इसके फ़ेवर में है। फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है। उन सब चीज़ों को मिला करके तब फिर फाइनली कंक्लूड होता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज अ टीम वर्क। यहाँ पे पुलिस, फोरेंसिक मेडिसिन यानी कि डॉक्टर, फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स यानी कि लैब वाले, इन सब का रोल है। तब जाकर के वो होलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो पाती पोस्टमार्टम में क्या ये भी रिपोर्ट आ सकती है कि डेथ होने से पहले वो 4 घंटे डेथ होने के 4 घंटे पहले क्या सोच रहा था या फिर किस तरह का उसकी सोच थी या माइंडसेट क्या था? है। सोचने के बारे में देखिए, अब जिंदा व्यक्ति को तो हम एनालाइज करके बता सकते हैं, हुँ, मरने के बाद में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन अभी एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, अभी धीरे-धीरे हम लोग उस पे वर्क कर रहे हैं। वो उसको उसको हम बोलते हैं वर्बल ऑटोप्सी। तो उसके अंदर हम क्या होता है कि जैसे रिलेटिव्स से डिस्कशन करके, या कुछ चीज़ें से, जैसे मान लीजिए सुसाइड का केस है, अब हमको सुसाइड नोट मिल गया उसके पॉकेट से या जहाँ पे, तो उसने उसमें लिखा हुआ है उसके अंदर कि भाई मैं इस कारण से मैं निराश हो गया ज़िंदगी से, और ये है और वो है, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मैं ज़हर खा रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें। तो अगर सुसाइड नोट मिल जाता है, तो हम उसकी सुसाइड नोट एनालिसिस करते हैं। फिर हम घर वालों से, उसके फ्रेंड्स से, फैमिलीज़ से, दोस्तों से, सबसे इंटरैक्ट करके, और फिर हम उसके तह में जाने की कोशिश करते हैं। तब जो आपने क्वेश्चन पूछा कि तब हमको पता लगता है कि हाँ, उसके मरने के पहले इस तरह के रीज़न हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो कर्ज़ में डूबा हुआ है, इस वजह से हो गया। अगेन इट्स अ वर्बल ऑटोप्सी जो कि मिलता है, या बहुत बीमारी चल रही है, बहुत दिनों से परेशान है, इधर-उधर सब इलाज कर रहा है, उसके बाद में तंग आ गया ज़िंदगी से, कह रहा नहीं कि मैं इससे बढ़िया जो है मैं तो मर ही जाता हूँ, राइट? या लव अफेयर में फेल्ड हो गया, अक्सर जो है बिल्कुल। यंग यूथ को जो आज मिलता के है, युवा हम जो है देखते हैं कि हाँ, लव अफेयर हो गया, फेल्ड हो गया, कहते हैं नहीं है, मैं इससे नहीं, मेरी शादी हो रही है, या इसने मुझको ठुकरा दिया और मैं सुसाइड कर रहा हूँ। ये फिर चीज़ें जो है वो बैकग्राउंड के बारे में जो आपने पूछा, ये फिर हम इस तरह से करते हैं, और उसको हम बोलते हैं वर्बल ऑटोप्सी। लेकिन उसके एग्ज़ैक्ट उसके माइंड में क्या था, ये रीड तो नहीं कर सकते कोई भी अच्छा। मरने के बाद में।